कैसे हैं आप सब? नागपुर एकेडमी ऑफ स्कॉलर्स में आप सभी का स्वागत है। बेटा, इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने बात की थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का। हमने यूनिट स्टार्ट किया था, नया यूनिट, ओके। और उस यूनिट में हमने दो टॉपिक के ऊपर बात कर ली थी। पहला टॉपिक था डोबेराइनर्स का लॉ, ओके। डोबेराइनर्स ने अपने लॉ में क्या बताया था या उन्होंने किस तरीके से एलिमेंट को अरेंज किया था, उस बारे में हमने बात कर ली थी। दूसरे लेक्चर में हमने बात की थी न्यूलैंड्स के ऑक्टेव लॉ के बारे में, ओके। तो ये दोनों लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो मैं आपको पहले सजेस्ट करूँगा कि आप पहले वो दोनों वीडियोस देख लीजिए, तो आपको ये आगे की बातें और अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक डाल दूँगा, ओके। आज हमारा जो टॉपिक है, आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है मेंडेलीव्स के लॉ के बारे में, ठीक है। मेंडेलीव ये तीसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इन्होंने अपने अभी तक जो हमने दो साइंटिस्ट देखे, उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। डोबेराइनर ने भी उसी तरीके से अरेंज किया था, एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। और न्यूलैंड ने भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था। तो फिर मेंडेलीव ने ऐसा क्या किया, मेंडेलीव ने भी उन्हीं को फॉलो किया बेटा, उन्हीं को आगे बढ़ाया, उन्हीं की चीज़ों को आगे बढ़ाया। मेंडेलीव ने भी एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, ओके। तो तीनों में डिफरेंस क्या है, तो डोबेराइनर ने क्या किया था, एलिमेंट्स के तीन तीन के ग्रुप बनाए थे, जिसको हमने क्या कहा था, ट्राइड्स, जिसको हमने क्या कहा था, ट्राइड्स। लेकिन ये रूल उस वक्त जो एलिमेंट्स नोन थे, डोबेराइनर के समय पे 30 या कुछ उससे ज़्यादा 30+ एलिमेंट्स नोन थे, तो ये रूल, ट्राइड्स का रूल सारे एलिमेंट्स पर लागू नहीं हो रहा था, सारे एलिमेंट्स उसको फॉलो नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो फेल हो गया, ओके, वो रूल फेल हो गया, ओके। उसके बाद हुआ न्यूलैंड्स का लॉ। न्यूलैंड्स ने क्या किया, न्यूलैंड्स ने 8 की श्रेणी बनाई, 8 के ग्रुप बनाए, जिसको उन्होंने नाम दिया था ऑक्टेव्स। उन्होंने उसको नाम क्या दिया था, ऑक्टेव्स। उनके कहने अनुसार, न्यूलैंड्स का कहना ये था कि फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी और हर 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, ओके। तो लेकिन ये रूल भी उस वक्त फॉलो नहीं हो पाया, ये रूल सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था। उसके आगे अगर हम एलिमेंट्स को देखें तो ऑक्टेव्स का रूल फॉलो नहीं हो रहा था, इसीलिए न्यूलैंड्स का लॉ भी फेल हो गया, ओके। न्यूलैंड्स के समय पर कुल कितने एलिमेंट्स नोन थे, 57 एलिमेंट्स नोन थे, ओके। इसके बाद आया डिमिट्री मेंडेलीव। डिमिट्री मेंडेलीव बेटा एक रशियन साइंटिस्ट थे और इन्होंने 1869 से 1872 के बीच में एक टेबल फॉर्म किया जिसको बोला गया पीरियोडिक टेबल। जिसको क्या बोला गया, पीरियोडिक टेबल। उस समय जितने भी एलिमेंट्स नोन थे, मेंडेलीव के समय पे टोटल 63 एलिमेंट्स नोन थे, तो उन्होंने उन सारे एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया, जैसे कि इनके प्रीवियस दोनों साइंटिस्ट ने किया था, वैसे ही इन्होंने भी किया। इन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, लेकिन इन्होंने क्या किया, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, यानी उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देखा और इन्होंने पहला टेबुलर फॉर्म बनाया। इसके पहले के जो दो साइंटिस्ट थे, न्यूलैंड और डोबेराइनर, उन्होंने एक टेबल फॉर्म में नहीं लिया था उसको, इन्होंने उसका एक पूरा का पूरा टेबल फॉर्म किया, इसीलिए उस टेबल को बोला गया पीरियोडिक टेबल। उस टेबल को क्या बोला गया, पीरियोडिक टेबल। एग्जाम में कई दफ़ा पूछा जाता है कि पहला फर्स्ट पीरियोडिक टेबल किसने बनाया था, तो बेटा फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जो है वो मेंडेलीव ने बनाया था, मेंडेलीव ने फॉर्म किया था, लेकिन उसमें भी कुछ कमियां थी, वो हम आगे जानेंगे अभी, ठीक है। अब आ जाइए आप अपने बोर्ड की तरफ, देखिए यहाँ पर मैंने हिस्ट्री लिखी है मेंडेलीव की। द रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री मेंडेलीव डेवलप द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1869 से 1872 के बीच में उन्होंने पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया था, ओके। उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल फॉर्म किया था उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी और 9 वर्टिकल कॉलम्स थे। तो जो 7 हॉरिजॉन्टल रोज जो थी उनको नाम दिया गया पीरियड, उनको क्या बोला गया, पीरियड। और 9 वर्टिकल कॉलम्स जो थे, 9 खड़ी लाइनें या वर्टिकल कॉलम्स जो थे, उनको क्या बोला गया, उनको बोला गया ग्रुप्स, उनको क्या बोला गया, ग्रुप्स। देखिए इस तरीके से इन्होंने टेबल फॉर्म किया था, अगर मैं यहाँ बनाऊँ तो, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा ऐसा टेबल फॉर्म किया। इनके टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी, तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज हो गई, ओके। और वर्टिकल कॉलम्स 9 थे। देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6,
7, 8 और लास्ट 9। तो 9 वर्टिकल कॉलम्स थे और 7 हॉरिजॉन्टल रोज थी। 1 2 3 4 5 6 7। इस तरीके से इन्होंने एक टेबल फॉर्म किया था। तो ये जो 7 जो हॉरिजॉन्टल रोज थी, इसको बोला गया बेटा, इनको बोला गया पीरियड्स। इनको क्या बोला गया? पीरियड्स। ठीक है। और वर्टिकल कॉलम जो थे 9 वर्टिकल कॉलम्स, इनको बोला गया ग्रुप्स। इनको क्या बोला गया? ग्रुप्स। समझ आ रही है बात? ओके। देखिए, मेंडेलीव ने ही अरेंज 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम। उनके समय पर, मैंने अभी बताया इसके पहले कि उनके समय पर कितने एलिमेंट्स नोन थे? 63। न्यूलैंड के समय पर कितने एलिमेंट्स नोन थे? 57। डोबेराइनर के समय पर कितने एलिमेंट्स नोन थे? 30 प्लस एलिमेंट्स। वो एग्जैक्ट वैल्यू हमको दी भी नहीं है उसमें। ओके, 30 या कुछ उससे ज़्यादा एलिमेंट्स नोन थे। और मेंडेलीव के समय पर थे 63 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इन्होंने भी एलिमेंट को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है, जैसे कि प्रीवियस दोनों साइंटिस्ट ने किया था। ओके, अब इनका लॉ क्या बोलता है? मेंडेलीव का लॉ क्या बोलता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इनका कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब, एटॉमिक मासेस पर डिपेंड कर रही है। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो उनके एटॉमिक मासेस पर डिपेंड करती है। ऐसा कहने का मतलब था मेंडेलीव का। लेकिन क्या ये लॉ सही था? इसको हम आगे जानेंगे। ठीक है, अभी आप पहले ये हिस्ट्री और इनका लॉ लिख लीजिए। लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेंडेलीव का लॉ बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बेटा आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया, अगर नोट डाउन ना किया हो तो वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम जब ये लॉ देखें, इस लॉ में और प्रीवियस दो साइंटिस्टों के लॉ में क्या डिफरेंस था बेटा? जब मेंडेलीव ने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो उन्होंने उनके बीच में एक पैटर्न पाया। उन्होंने देखा कि एलिमेंट्स के एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद, हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो रिपीट हो रही है। हर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो है वो रिपीट हो रही है। ओके, ऐसा उन्होंने एक पैटर्न पाया था कि कुछ समय जैसा एक वैल्यू के बाद वही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी वापस रिपीट होंगी। जैसे हमने न्यूलैंड्स के ऑक्टेव्स में देखा था, म्यूजिक के 7 नोट देखे थे हमने, है ना? 7 नोट में सा, रे, गा, मा, प, धा, यहाँ तक तो ठीक था, 7 नोट हो गए। 8वां नोट पहले नोट से सिमिलर होगा, फिर सा आ जाएगा रिपीट होके। न्यूलैंड ने हमको वही बताया था कि हर 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी उसके फर्स्ट एलिमेंट से मैच करेगी। ठीक है, दोनों की प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी होगी। तो ऐसे ही पैटर्न इन्होंने कुछ देख लिया था। अब हम बात करेंगे मेंडेलीव के लॉ के ड्रॉबैक्स के बारे में और उसके एडवांटेजेस, उनकी खासियत क्या थी और उनके कमियां क्या थी, उनके अंदर लिमिटेशंस क्या थे, वो हम देखेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ेंगे। मेंडेलीव के जो उन्होंने लॉ दिया था या उन्होंने जो टेबल बनाया था उसके हम मेरिट्स देखने वाले हैं। ठीक है ना, उनकी खासियतें क्या थी वो अभी हम देखने वाले हैं। मैंने बोर्ड पर उनकी कुछ 3 मेरिट्स लिख दी है। ठीक है, और इन मेरिट्स से आपको समझ में आ जाएगा कि उनके टेबल की खासियत क्या थी। ही करेक्ट एटॉमिक मास ऑफ सर्टेन एलिमेंट। एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वॉज चेंज फ्रॉम 14.09 to 9.4। बेटा मैंने इसके पहले डोबेराइनर के लॉ में, जब मैंने डोबेराइनर का टॉपिक लिया था तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डोबेराइनर के समय पर जो एलिमेंट्स थे उनके एटॉमिक मासेस करेक्ट नहीं थे। ठीक है ना, वो एटॉमिक मासेस वो करेक्ट नहीं थे। तो वो कब पता चला? वो इन्होंने बताया। मेंडेलीव ने कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस करेक्ट किए। जैसे बेरिलियम का एटॉमिक मास पहले कंसिडर किया जाता था 14.09, लेकिन मेंडेलीव ने बताया कि उसका एटॉमिक मास 14.09 नहीं है, उसका एटॉमिक मास है 9.4। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस मेंडेलीव ने अपने पीरियोडिक टेबल में करेक्ट किए। ओके, तो ये पहली खासियत हो गई उनके टेबल की। दूसरा पॉइंट है, ही केप वैकेंट स्पेस इन देयर टेबल फॉर लेटर डिस्कवरिंग एलिमेंट विद देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। न्यूलैंड बोलिए या फिर डोबेराइनर ने
जब उनके पास जितने एलिमेंट्स थे उन्होंने ऐसा कंसिडर किया था कि फ्यूचर में नए एलिमेंट्स ईजाद नहीं होंगे, नए एलिमेंट्स पैदा नहीं होंगे, नए एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे, ऐसा इन्होंने सोचा था न्यूलैंड्स ने और डुबेराइनर ने, क्योंकि उन्होंने जो टेबल फॉर्म किए थे उनमें कहीं पर भी वैकेंट स्पेस नहीं था नए न्यूली डिस्कवरिंग एलिमेंट्स के लिए, उन्होंने जगह नहीं छोड़ी थी। लेकिन डुबेराइनर ने ऐसा नहीं किया। डुबेराइनर को पता था कि फ्यूचर में एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं, तो उन्होंने अपने टेबल में उनके लिए स्पेस छोड़ के रखा था, उनके लिए जगह छोड़ के रखी थी। ठीक है, उनके समय पर उन्होंने कुछ एलिमेंट्स को डिस्कवर भी किया था, न्यूली डिस्कवर एलिमेंट्स को, लेकिन उनके नाम उस समय पर नोन नहीं थे। उस समय पर उनके नाम उन्होंने क्या दिए थे? ईका बोरॉन, ईका एल्यूमिनियम और ईका सिलिकॉन, ये इन तीनों एलिमेंट्स के लिए उन्होंने जगह छोड़कर रखी थी। उस समय में इनको नाम दिया गया था, मेंडेलियव्स के पीरियोडिक टेबल में उन एलिमेंट्स को नाम दिया गया था ईका बोरॉन, ईका एल्यूमिनियम, ईका सिलिकॉन। बाद में जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उनका नाम हुआ स्ट्रॉन्टियम, ईका बोरॉन को बोला गया स्ट्रॉन्टियम, ईका एल्यूमिनियम को बोला गया गैलियम, ओके, और ईका सिलिकॉन को बोला गया जर्मेनियम। तो इस तरीके से इनका प्रेडिक्शन भी था कि फ्यूचर में नए नए एलिमेंट डिस्कवर होंगे, ओके, इसीलिए उन्होंने उनके लिए क्या छोड़ के रखी थी? स्पेस छोड़ के रखी थी। ये दूसरी खासियत हो गई उनके टेबल में। तीसरी खासियत देख लेते हैं हम। इनर्ट गैसेस विच वेयर डिस्कवर्ड लेटर कुड बी प्लेस्ड इन द टेबल विदाउट डिस्टर्बिंग एक्चुअल फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इनर्ट गैसेस का जो कंसेप्ट था बेटा, इनर्ट गैसेस मेंडेलिव्स के समय पर डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। इनर्ट गैसेस मतलब वो गैसेस जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करती। जब हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो आपको मैं इनर्ट गैसेस का भी टॉपिक समझाऊंगा। इनर्ट गैसेस अभी आप ये समझ लीजिए जिनका आउटर मोस्ट शेल पूरा कंप्लीट हो और जो किसी के साथ रिएक्शन ना करे, वो इनर्ट गैसेस कहलाएंगे। ठीक है, ओके। तो उस समय पर इनर्ट गैसेस डिस्कवर्ड नहीं हुई थी मेंडेलिव के समय पर। तो उन्होंने जब इनर्ट गैसेस बाद में डिस्कवर्ड हुई तो हम इनर्ट गैसेस को मेंडेलिव्स के एक्चुअल टेबल को बगैर डिस्टर्ब किए भी रख सकते थे। ये उनके टेबल की खासियत थी कि उनका जो टेबल था एक्चुअल फॉर्म, हम उसको बगैर डिस्टर्ब करे इनर्ट गैसेस को उसमें प्लेस कर सकते थे। तो ऐसी कुछ तीन खासियतें मैंने लिख के दी है मेंडेलिव्स के टेबल की, और यही मेरिट्स में बहुत दफ़ा पूछी जाती है। ओके, नोट डाउन कर लीजिए आप इन तीन मेरिट्स को। पहली मेरिट्स आपको समझ में आ गई होंगी, एटॉमिक मास करेक्ट किया है, एटॉमिक मास इसको करेक्ट किया। दूसरी मेरिट ये है कि इनको प्रेडिक्शन था कि फ्यूचर में नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर्ड होंगे, जिसके लिए उन्होंने क्या करी थी? स्पेस छोड़ कर रखी थी। और तीन एलिमेंट्स के तो उन्होंने खुद नाम प्रेडिक्ट कर दिए थे, ईका बोरॉन, ईका एल्यूमिनियम और ईका सिलिकॉन। लेकिन बाद में वो एलिमेंट्स जब डिस्कवर्ड हुए तो उनके नाम क्या हो गए? ईका बोरॉन चेंज हो गया स्ट्रॉन्टियम में, ईका एल्यूमिनियम का नाम हुआ गैलियम और ईका सिलिकॉन का नाम हुआ जर्मेनियम। ओके, ये जो तीन नाम है बेटा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपको MCQs में पूछे जाते हैं। ये तीनों नाम को आप अच्छे से याद रखिए कि ईका बोरॉन का बाद में नाम क्या पड़ा? स्ट्रॉन्टियम। ईका एल्यूमिनियम का बाद में नाम क्या पड़ा? गैलियम। और ईका सिलिकॉन का नाम क्या पड़ा? जर्मेनियम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये इतनी चीज़ें आप अच्छे से याद रखिए। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद हम बात करेंगे, मेरिट्स की बात तो कर ली हमने, अब हम बात करेंगे डीमेरिट्स की। ठीक है, उनकी कमियां क्या थी उनके पीरियोडिक टेबल की। ओके, आप ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब हम डीमेरिट्स देख लेते हैं। तो डीमेरिट्स मैंने यहाँ पर 4 डीमेरिट्स लिख दी है मेंडेलिव्स के पीरियोडिक टेबल की। मैं पहली डीमेरिट्स पढ़ता हूँ। नो फिक्स पोजीशन could be given to hydrogen which resembles alkali metals and halogen in the periodic table। बेटा अब ये अल्कली, पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए पीरियोडिक टेबल में अल्कली मेटल्स किसको बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि मेंडेलिव्स के पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने थे? हॉरिजॉन्टल रोज कितनी थी? 7, और वर्टिकल कॉलम्स कितने थे? 9। तो जो पहला ग्रुप जो है, फर्स्ट वर्टिकल कॉलम जो है, उसको हम बोलते हैं अल्कली मेटल। उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल। फर्स्ट वाले ग्रुप को, फर्स्ट वर्टिकल कॉलम को हम क्या बोलते हैं? अल्कली मेटल्स। ठीक है, और हेलोजन ग्रुप किसको बोलते हैं? हेलोजन ग्रुप हम उनको बोलते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन कम रहे, जिनकी वैलेंसी 1 रहे। ठीक है, इसको हेलोजन ग्रुप को 17 ग्रुप भी बोलते हैं। जब मैं आपको हेनरी मोस्ले का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बताऊंगा, इनके बाद जो साइंटिस्ट हैं हेनरी मोस्ले, उनमें आपको समझ में आ जाएगा कि हेलोजन ग्रुप किसको बोलते हैं, इसको हेलोजन क्यों कहा जाता है। इसको 17 ग्रुप भी कहा जाता है, ग्रुप नंबर 17। ओके, तो इन दोनों के बीच में सिमिलैरिटीज देखने को मिल रही थी। मतलब हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं हो पा रहा था कि उसको अल्कली मेटल में डाला जाए कि हाइड्रोजन में डाला जाए, इसमें कन्फ्यूजन था। ठीक है, दूसरी जो ड्रॉबैक्स है, दूसरी डीमेरिट्स थी, देयर वाज नो डेफिनेट प्लेस फॉर आइसोटोप्स।
अब आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है वो समझ लीजिए आप। देखिए मैं यहाँ पर 3 एलिमेंट्स उतारता हूँ। ये तीनों हाइड्रोजन ही है, ये तीनों क्या है, हाइड्रोजन। लेकिन आइसोटोप्स मतलब क्या होता है, देखिए नीचे में जो नंबर मैंने उतारा है ये एटॉमिक मास रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास। और ऊपर वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी देखिए ये जो ऊपर वाला नंबर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक नंबर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर, ऊपर वाला नंबर। और नीचे वाला जो है Dg2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। तो अगर हम ये तीनों हाइड्रोजन के एलिमेंट देखें अगर, तो इनमें देखिए एटॉमिक नंबर तीनों के सेम है, लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है। तो अगर जब मैं इनको टेबल में रखूंगा, तो क्या ये तीनों एक ही ब्लॉक में आएंगे, एक ही बॉक्स में आएंगे, कि अलग अलग बॉक्स में आएंगे, अलग अलग बॉक्स में आएंगे, क्योंकि हम एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज कर रहे हैं। हम मतलब मेंडेलिव ने उनको एलिमेंट को एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज किया था। तो एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज करूंगा तो सिर्फ एक अकेले हाइड्रोजन को मेरे को 3 अलग अलग बॉक्स लगेंगे प्लेस करने के लिए, ठीक है। तो हाँ मैं आपको आइसोटोप्स का मतलब बताऊँ तो आइसोटोप्स आप उसको बोलेंगे जिनका एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग है, ठीक है। एटॉमिक मास सेम और एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा। तो यहाँ पर देखिए एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, हाँ, तो यहाँ पर अपने को एक ही हाइड्रोजन एलिमेंट को प्लेस करने के लिए 3 अलग अलग ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, जबकि मेरे को हाइड्रोजन एक ही ब्लॉक में चाहिए, एक ही बॉक्स में चाहिए। तो इसीलिए डोबेल आयरन के टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं थी, एक फिक्स पोजीशन नहीं थी, क्योंकि आइसोटोप्स में देखिए इन तीनों के मासेस अलग अलग है। अगर मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करूँ तो 3 बॉक्स में 3 अलग अलग एलिमेंट जाएंगे, जबकि है तीनों हाइड्रोजन ही, ओके। तीसरा एक देखते हैं अपन, तीसरा ड्रॉबैक्स क्या था। इन सर्टेन प्लेसेस एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक मासेस वेयर प्लेस्ड बिफोर एलिमेंट्स ऑफ लोअर एटॉमिक मासेस। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा हो गया कि इन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो अरेंज किया, लेकिन कई जगह पर ऐसा हो गया था कि कुछ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास ज़्यादा है वो पहले प्लेस्ड हो गए थे और जिनका एटॉमिक मास कम है वो बाद में प्लेस्ड हुए थे। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल देखिए, कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.93 और निकल का एटॉमिक मास है 58.71। तो दोनों में से एटॉमिक मास किसका कम है, 58.71, निकल का कम है। तो पहले कौन आना चाहिए था पीरियोडिक टेबल में, निकल आना चाहिए था, लेकिन मेंडेलिव्स के पीरियोडिक टेबल में पहले कोबाल्ट को रखा गया, बाद में निकल को रखा गया। ये एक और ड्रॉबैक था, उन्होंने बराबर सही तरीके से अरेंज नहीं किया था, ठीक है, एलिमेंट्स को। उसके बाद है फोर्थ ड्रॉबैक, सम एलिमेंट्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज वेयर प्लेस्ड इन सेम ग्रुप। हमारे जो मेंडेलिव साहब थे ये दो टॉपिक पे बात कर रहे थे, एक तो कि एटॉमिक मासेस और दूसरा प्रॉपर्टीज़। मासेस भी अलग अलग उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना था और उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी ध्यान में रखना था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, आगे चल के इन्होंने क्या किया कि अगर एटॉमिक मास सेम है तो उनको एक ही ग्रुप में रख दिया, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग थी, उस पर ध्यान नहीं दिया इन्होंने। एलिमेंट का एटॉमिक मास सेम है तो सेम एक ग्रुप में तो रख दिया, एक ही ब्लॉक में तो रख दिया, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, इस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये एक इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। जैसे कि आप मैग्नीज को देखिए, मैग्नीज को इन्होंने हेलोजन ग्रुप में रख दिया था, जबकि मैग्नीज की प्रॉपर्टीज़ और हेलोजन ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट है उनकी प्रॉपर्टीज़। तो वो एक ग्रुप में नहीं होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने मैग्नीज और हेलोजन दोनों को एक ही ग्रुप में प्लेस कर दिया। ये कुछ ड्रॉबैक्स थे मेंडेलिव्स के पीरियोडिक टेबल के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, ओके। नोट डाउन कर लिया आप सब ने, ठीक है। आइसोटॉप्स में मैंने आपको अभी बताया था, आइसोटॉप्स में क्या होगा, आइसोटॉप में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को। तो आइसोटॉप यानी क्या होता है, देखिए मैंने अभी बताया कि नीचे वाला नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक मास, और ऊपर वाला नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक नंबर। तो आइसोटॉप मतलब वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग है। और हमारे मेंडेलिव साहब एलिमेंट्स को अरेंज किस हिसाब से कर रहे हैं, एटॉमिक मासेस के हिसाब से। तो एक ही एलिमेंट के लिए 3 बॉक्स इस्तेमाल हो जाएंगे, ठीक है, बात समझ में आ रही। इसीलिए आइसोटोप्स के लिए पर्टिकुलर डेफिनेट पोजीशन नहीं थी टेबल में, अंडरस्टैंड, ओके, ठीक है। चलिए, थैंक यू बेटा।